तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है स्टेट ऑफ मैटर। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा क्या, वैन डर वाल्स इक्वेशन। ओके, क्या टॉपिक है आज का हमारा? वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो देखो बच्चों, एक साइंटिस्ट था जेडी वैन डर वाल्स, जिन्होंने जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, उसके P और V जो टर्म्स हैं उनमें कुछ करेक्शन किए और एक नया इक्वेशन डेवलप किया जो कि रियल गैसेस की जो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर क्या किया, अप्लाई किया। तो ये जो मॉडिफाइड इक्वेशन बना या डेवलप्ड किया जो जेडी वैन डर वाल्स ने इक्वेशन, इसी को बोला गया है क्या, वैन डर वाल्स इक्वेशन। ओके, और यही लिखा है कि द आइडियल गैस इक्वेशन मॉडिफाइड बाय जेडी वैन डर वाल्स बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ गए ना कि इन्होंने जो करेक्शन किए हैं ना प्रेशर में और वॉल्यूम में, जो आइडियल गैस इक्वेशन में यूज होता है पीवी, तो उसके लिए इन्होंने दो मेन पॉइंट्स लिए। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, और जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके खुद के जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है उनको अच्छी तरह से कंसीडर किया और फिर दो करेक्शन कर दिए। एक तो करेक्शन किया इन्होंने प्रेशर में। तो देखो बच्चों, जो रियल गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हम उनके अट्रैक्शन को, उनके रिपल्सन को हर एक टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में निग्लेजिबल नहीं कर सकते। समझ गए ना कि जो रियल गैसेस होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन लगता है या रिपल्सन लगता है उसे हम टेम्परेचर और प्रेशर की हर एक रेंज में निग्लेजिबल नहीं कर सकते। तो अगर हम उसे निग्लेजिबल ना करें तो वैन डर वाल्स ने ये कहा है कि जो रियल गैसेस होंगी, अगर हमें उनका आइडियल प्रेशर लेना है तो हमें वो आइडियल प्रेशर अगर हमें लेना है तो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि P आइडियल इज इक्वल टू P प्लस P ड्यू टू अट्रैक्शन। समझ रहे कि यहाँ पर जो P है ये है ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो एक्चुअल में हमें मिल रहा है गैस का, रियल गैस का, और प्लस जो प्रेशर अट्रैक्शन के कारण कम हुआ, तो वो कितना मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन के कारण कितना प्रेशर गैस का कम हुआ, तो वो कम हुए प्रेशर को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इन दोनों का सम मींस ऑब्जर्व्ड प्रेशर एंड प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इनका जो सम होगा ना वो ही क्या होगा, रियल गैस का आइडियल प्रेशर। मतलब डायरेक्ट जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है उसे हम आइडियल प्रेशर नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे में इस अट्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग गैस का कुछ प्रेशर कम हो जाता है। तो वो कितना कम हो गया वो प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे, उसी को बोला गया अट्रैक्शन प्रेशर। और जो ऑब्जर्व मिल रहा है एक्चुअल में, वो दोनों का जब सम करेंगे तो हमें मिलेगा रियल गैस का, ठीक है, सॉरी हाँ, रियल गैस का एक आइडियल प्रेशर। अब आता है कि इस अट्रैक्शन के कारण जो प्रेशर कम होता है गैस का, उसका रिलेशन ये होता है कि जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है ना गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस की डेंसिटी का स्क्वायर। और अगर उसमें n मोल है तो n मोल के डेंसिटी का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब गैस की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी और उनके मोल्स जितने ज़्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा, और अट्रैक्शन होगा तो उतना ही कम प्रेशर होता जाएगा। और आगे बढ़ जाएं, चूंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम का रेसिप्रोकल है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेंसिटी की जगह पर, ठीक है, 1 अपॉन V। और आगे बढ़ें
तो ये जो अट्रैक्शन के कारण प्रेशर कम हुआ, समझ गए ना, ये वैल्यू आ गई हमारी एक नया कांस्टेंट के साथ an² अपॉन b। मतलब ये जो है ये है प्रेशर, ठीक है, करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है कि इतना प्रेशर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण डिक्रीज हुआ होगा और कितना ऑब्जर्व हो रहा है। तो इस तरह से हमें गैस का, रियल गैस का आइडियल प्रेशर लिखेंगे तो ये हो जाएगा P प्लस an² अपॉन v², जहां a है वैन वाल कांस्टेंट, n जहां पर ये क्या है, n है मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। a जो है इसको बोलते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट, बाकी v तो यही हो गया वॉल्यूम ऑफ n मोल गैस, वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड किया गया, मतलब ये है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ n मोल गैस, और जो p है ये है हमारा क्या, ऑब्जर्व्ड प्रेशर। तो ये करेक्शन हुआ किसमें, गैस के प्रेशर में, और इस तरह से ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड था। दूसरा आता है वॉल्यूम करेक्शन। तो देखो बच्चों, अगर किसी कंटेनर में गैस भरी है तो वो गैस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई करेगी। तो गैस का जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है उसे हम कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल ले सकते हैं, और ये केवल तभी जब हम गैस के खुद के जो वॉल्यूम है, गैस का खुद का जो वॉल्यूम है उसे क्या मान लें हम, निग्लेजिबल, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन रियल गैस के लिए हर एक टेम्परेचर प्रेशर में नहीं लगती। अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जाए गैस द्वारा तो गैस के पार्टिकल्स का खुद का वॉल्यूम जो होगा वो मान सकते हैं निग्लेजिबल, लेकिन हम गैस की हर एक कंडीशन में इसको निग्लेजिबल नहीं मानेंगे। तो वैन डर वाल्स ने क्या कहा है कि जो रियल गैसेस होती हैं उनका आइडियल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड किया जाएगा वो हम डायरेक्ट कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल नहीं मानेंगे, बल्कि हम इसको लिखेंगे आइडियल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मींस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मोल ऑफ गैस। कि उस कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक्चुअल वॉल्यूम निकाल लिया जाए, उस वॉल्यूम, ये एक एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहलाता है, तो इस वॉल्यूम को अगर हम कंटेनर के टोटल वॉल्यूम से माइनस कर देंगे तो अब जो वॉल्यूम मिलेगा वो रियल गैस का आइडियल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा। आप एक कमरे के अंदर हैं तो आपको जो घूमने के लिए कमरा मिलेगा पूरा, वो आपका वॉल्यूम छोड़ के बाकी कमरे का पूरा पार्ट मिलेगा ना। कि आप अंदर गए हैं और आपको निग्लेजिबल मान लिया जाए तब तो पूरे कमरे का कंटेनर का वॉल्यूम ही आपको घूमने को मिलेगा। तो ऐसा ही एक रियल गैस के लिए बोला गया कि कंटेनर के अंदर अगर गैस है तो उसने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है, ठीक है, या कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसमें से आप क्या निकाल दोगे, वो मॉलिक्यूल जो गैस के हैं उनका वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम, अगर वो वॉल्यूम माइनस करने के बाद जो पार्ट बचेगा वो रियल गैस का क्या होगा बच्चों, आइडियल वॉल्यूम। तो इस तरह से इन्होंने n मोल गैस के लिए ये निकाल दिया क्या, आइडियल वॉल्यूम। और इस तरह जो गैस का इक्वेशन था क्या, PV इक्वल टू nRT, तो इस इक्वेशन में करेक्ट करके जो रिप्रेजेंट करे करेक्ट इक्वेशन दिया इन्होंने, और वो कर दिया PIVI इक्वल टू nRT। तो PI की जगह क्या रख देंगे हम, P प्लस an² अपॉन v², और vi की जगह हो गया v माइनस nb इक्वल टू nRT। तो ये है फॉर n मोल रियल गैस के लिए, और अगर हम n की वैल्यू 1 कर दें तो 1 मोल के लिए हो जाएगा p प्लस a अपॉन v² v माइनस n इक्वल टू RT। यही है क्या बच्चों, वैन डर वाल्स इक्वेशन। ये इक्वेशन रियल गैसेस हों चाहे आइडियल गैसेस हों सबके लिए अप्लाई होगा। देखो कैसे, ठीक है, कि अलग अलग कंडीशंस हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, तो उनमें कैसे अप्लाई होता है। जैसे अब हम, तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। अब हम आते हैं डिफरेंट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। मींस गैस जो रियल गैस है
उसकी अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज में ये जो वान डेर वाल्स इक्वेशन है कैसे मॉडिफाइड होता है इसको हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो देखो बच्चों, जब प्रेशर लो होता है तो गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा फैल जाता है और टेम्परेचर हाई होने पर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन भी कम हो जाता है। समझ गए ना? मतलब लो प्रेशर रखा जाए और हाई टेम्परेचर, तो जो अट्रैक्शन फैक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये है अट्रैक्शन फैक्टर। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन फैक्टर है ये निग्लेजिबल होगा। रीजन एक ये है कि हाई टेम्परेचर के कारण जो मॉलिक्यूल्स उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और दूसरा है वॉल्यूम लो है, सॉरी प्रेशर लो है, तो वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो उनमें अट्रैक्शन फैक्टर भी लगभग निग्लेजिबल हो जाएगा क्योंकि लगभग अट्रैक्शन नहीं होगा। दूसरा है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है या जो मॉलिक्यूल्स का जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है खुद का, वो भी हम क्या मान सकते हैं? निग्लेजिबल। तो ऐसे में ये दोनों फैक्टर, अट्रैक्शन फैक्टर और वॉल्यूम फैक्टर, दोनों हट जाएंगे तो इक्वेशन बनेगा PV इक्वल टू RT। मतलब है कि एक रियल गैस एक आइडियल बिहेवियर शो करेगी तो इसके लिए जरूरी है कि प्रेशर लो हो और टेम्परेचर क्या हो बच्चों? हाई, तब एक रियल गैस क्या बन जाएगी? आइडियल गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि जो रियल गैस है कब आइडियल बिहेवियर शो करेगी, तो ध्यान रखें कब करेगी? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एक चीज। दूसरा आता है मॉडरेट प्रेशर। अब देखो बच्चों, प्रेशर ना बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है, मॉडरेट कंडीशन है, तो ऐसे में गैस काफ़ी कुछ फैली होती है, तो ऐसे में मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन को हम निग्लेजिबल नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा जब वॉल्यूम होता है तब हम गैस के अट्रैक्शन को, मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्शन को निग्लेजिबल कर सकते हैं। लेकिन मॉडरेट प्रेशर में गैस का जो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फैक्टर है A/V², ये निग्लेजिबल नहीं होता। लेकिन गैस मॉलिक्यूल का खुद का अपना वॉल्यूम जो होता है वो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होता है, इसलिए हम इसे निग्लेजिबल कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर B एक क्या है? निग्लेजिबल कर दिया। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? P + A/V², V - NV = RT में जब हम स्मॉल b को निग्लेजिबल कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर? निग्लेजिबल, तो हमारे पास B - V = क्या बचा है? V। तो हम इस क्वेश्चन में V का यूज करें और आगे बढ़ें तो P, तो ये V का जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा PV + A/V² = RT, या PV = A/V को ट्रांसफर कर दें दूसरी तरफ, ठीक है, राइट में ले जाएं तो ये हो गया PV = RT - A/V। PV/RT, चूंकि ये Z होता है, RT/RT, हम पूरे क्वेश्चन को RT से डिवाइड कर दें तो RT/RT हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया, और A/RTV हो गया। अब आगे बढ़ें कि अगर हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, है ना, ये देखो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो A/RTV की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि देख रहे हैं आप कि यहाँ नीचे अगर V की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक है कि A तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये A/RTV वैल्यू इंक्रीज होगी, और ऐसा होने से आप देख रहे हैं कि जो Z की वैल्यू है 1 से लगातार कम होना शुरू होगी, और जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे एक मॉडरेट कंडीशन तक Z की वैल्यू लगातार क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। और यही रीजन है कि आप देखोगे कि मैक्सिमम गैसेस के लिए मॉडरेट प्रेशर पर जो Z की वैल्यू है वो <1 आती है, मींस निगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अट्रैक्शन जो फैक्टर है, ठीक है, वो क्या हो जाता है बच्चों? इफेक्टिव हो जाता है, और इस तरह का ग्राफ मिलता है। तो ये ध्यान रखें कि ये कंडीशन कब मिलती है बच्चों? ये है मॉडिफाइड इक्वेशन, वान डेर वाल्स इक्वेशन, जबकि मॉडरेट प्रेशर की बात की गई हो, मींस Z <1 होगा, और यहां मिलेगा कौन सा डेविएशन? निगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है? नेगेटिव डेविएशन। अब हम आते हैं एट हाई प्रेशर। तो देखो बच्चों, जब बहुत प्रेशर हाई होता है, मींस P की जो वैल्यू है वो अट्रैक्शन फैक्टर A/V² से बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अट्रैक्शन के कारण जो प्रेशर कम हो रहा है
उस प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो गैस का टोटल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो, तब हम ऐसे में क्या करेंगे, a अपॉन बी स्क्वायर को जो है p के रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल कर देते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि a अपॉन बी स्क्वायर अट्रैक्शन हो ही नहीं रहा होगा मॉलिक्यूल के बीच में, ये नहीं है। ये मतलब है कि जो a अपॉन बी स्क्वायर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो प्रेशर के रिस्पेक्ट में बहुत कम होती है। तो ऐसे में p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू दी p मानेंगे। तो हमारे पास अब इक्वेशन बन गया पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, या पी वी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी, या पी बी इक्वल टू आर टी प्लस पी वी। तो इस तरह से बढ़ेंगे आप, तो अगर आर टी से डिवाइड कर दोगे पूरे इक्वेशन को तो बनेगा जेड इक्वल टू 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी। ओके, तो यहाँ पर अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो पी बी अपॉन आर टी की वैल्यू बढ़ेगी बच्चों, आर टी की वैल्यू बढ़ेगी तो जेड की वैल्यू ऑटोमेटिक है बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हाई प्रेशर रेंज है, ये जो है हाई प्रेशर रेंज, तो इस हाई प्रेशर रेंज में जो जेड है यहाँ पर क्या दिखने लगेगा, पॉजिटिव डेविएशन, इस तरह से। तो हाई प्रेशर रेंज में हम जानते हैं कि गैस पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, जो हमें वान डेर वाल्स इक्वेशन से भी पता चलता है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर है कि अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए देखें तो आप देखोगे कि जेड और पी के बीच के ग्राफ में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। ऐसा इसीलिए है बच्चों क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स का जो अपना खुद का वॉल्यूम है वो निग्लेजिबल होता है और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फैक्टर है वो बहुत ही कम हो जाता है। मतलब इतना छोटा वॉल्यूम है पार्टिकल्स का कि उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन को तो लगभग हम निग्लेजिबल कर सकते हैं। लेकिन बहुत हाई प्रेशर हो या लो प्रेशर हो, गैस के अपने मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। तो हम a अपॉन वी स्क्वायर को निग्लेजिबल कर दें अगर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, तो हमारे पास इक्वेशन यही बन जाएगा p इंटू वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। तो इस तरह से जेड आ गया आपको ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जेड हमेशा ही ग्रेटर देन 1 रहेगा। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं बहुत छोटे हैं, उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता और बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के कारण वो एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो प्रेशर कितना भी बढ़ाया जाए उनका वॉल्यूम में मतलब जो जितना वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए था उससे कम डिक्रीज होता है। और यही रीज़न है कि इनका जेड जो है क्या बना रहता है, ग्रेटर देन 1, मीन्स इनमें हमेशा पॉजिटिव डेविएशन मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में वान डेर वाल्स इक्वेशन क्या होगा बच्चों, तो ध्यान रखें रियल गैस के लिए फिर अप्लाई किया जाएगा टोटल ही वान डेर वाल्स इक्वेशन। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये है इस तरह से वान डेर वाल्स इक्वेशन के मॉडिफाइड फॉर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें क्या होता है कि एक मैट्रिक्स दे देते हैं कि एक तरफ प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन लिखी होती हैं और एक तरफ लिखा होता है वान डेर वाल्स इक्वेशंस के मॉडिफाइड फॉर्म, और उनको मैच करना होता है, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए और बी के बारे में। तो पहले हम लेंगे वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए। तो देखो बच्चों, जो वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए है आपने देखा है ये अट्रैक्शन फैक्टर वाले टर्म में आया है। मीन्स यही क्या करता है, मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं उनके बीच में कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इसका एक्सटेंट, इसका मैग्नीट्यूड बताने के लिए एक की ज़रूरत होती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हमें एक ही वैल्यूज़ पता हैं बहुत सारी गैसेस के लिए, तो स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, जिन गैसेस के लिए एक ही वैल्यू ज़्यादा होगी उनके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। ठीक इसी तरह से ईजनेस ऑफ लिक्विफिकेशन, कि जो गैसेस होती हैं उनको अगर हमें लिक्विफाइड्स करना है या कौन सी गैस पहले लिक्विफाइड होगी, तो हम गैसेस के वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए को कंपेयर करके बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईजनेस ऑफ लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ ए, और वैल्यू ऑफ ए हम जानते हैं कि जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्सेस होंगे उतना ही ए ज़्यादा होगा। ऐसे डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर फॉर रियल गैस। ठीक है, तो रियल गैस में अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ ज़्यादा डेविएशन दिखेगा, तो उसको भी आप
डिफरेंट गैसेस की वान डेर वाल्स वैल्यूज को कंपेयर करके बता सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रखना है। फिर आता है कि वैल्यू ऑफ ए किस पे डिपेंड करती है, तो ध्यान रखें जिन गैसों के क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होंगे उनके लिए ए ज़्यादा होगा, मॉलिकुलर मास ज़्यादा हो तो ए ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो ज़्यादा होगा, एटॉमिसिटी ज़्यादा हो तो भी ज़्यादा होगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जितना बड़ा साइज का मॉलिक्यूल होगा लीनियर मतलब, तो उस तरह से ए की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे हम कहें हीलियम से बड़ा होता है AH2 के लिए, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है, ये डाई एटॉमिक है। O2 और N2 में, तो N2 का जो ठीक है O2 और N2 में हम देखें तो इनमें जो है वान डेर वाल्स कांस्टेंट इस ऑर्डर में दिखते हैं क्योंकि N2 की साइज बड़ी है। फिर इसी तरह CH4 के लिए मिलेगा, CO2 के लिए और बड़ा क्योंकि CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है, CO2 ठीक है स्फेरिकल होता है, H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, Cl2 लीनियर मॉलिक्यूल है, SO2 में और डाइपोल अट्रैक्शन ज़्यादा है, HF क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरह का ऑर्डर मिलेगा। अमोनिया H2 और HF में देखें तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फैक्टर है, सबसे ज़्यादा HF में मिलता है। तो इस तरह से आपको ए की वैल्यूज याद रखना है। फिर आता है कांस्टेंट V की, तो देखो V जो जुड़ा है ये मॉलिकुलर वॉल्यूम से रिलेटेड है, अभी आपने देखा है। तो ये यही लिखा है कि इट मेजर्स द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल जो अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है ठीक है उससे रिलेटेड है ये। तो B जितना बड़ा साइज का मॉलिक्यूल होगा, जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास होगा उतनी ही ज़्यादा हो। जैसे हाइड्रोजन से ज़्यादा He क्योंकि मॉलिकुलर एटॉमिक मास ज़्यादा है, फिर O2 से ज़्यादा CO2 से ज़्यादा Cl2 और उससे ज़्यादा CCl4। रीज़न इनके बढ़ते हुए मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपको कांस्टेंट B की वैल्यू देखनी होती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ईजीनेस ऑफ लिक्विफिकेशन तो ध्यान रखें A और V की वैल्यू के बेस पर निकाला जाता है। और एक और चीज़ बता दूं, जो B होता है बच्चों वो 4 इंटू ठीक है ये हो जाएगा N, तो या हम इसको ऐसे ले लें 4 इंटू VA या V, और जो यहाँ पर है V इक्वल टू होता है Na इंटू मतलब एवोगाड्रो नंबर इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर। मीन्स ये जो है ये है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो वान डेर वाल्स कांस्टेंट V है वो गैस के ये 1 मोल गैस जो है उसका एक्चुअल वॉल्यूम है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो V की वैल्यू 4 लीटर होगी। तो इसको बोलते हैं एक और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कोई भी गैस मॉलिक्यूल अपने एक्चुअल मॉलिक्यूल वॉल्यूम से 4 गुने ज़्यादा एरिया में इफेक्टिव होता है और इसीलिए V की वैल्यू 4V ली गई है। तो इससे न्यूमेरिकल भी होते हैं, रेडियस निकाली जा सकती है अगर हमें V की वैल्यू पता है। तो इस तरह से ईजीनेस ऑफ लिक्विफिकेशन, डेविएशन, ये सब हम A और V वैल्यू से देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यूनिट्स के बारे में कि V की यूनिट क्या होगी। तो देखो बच्चों V जो है NV मतलब है N मोल गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है। तो इस तरह से निकाला गया V, तो V अपॉन क्या हो जाएगा V, ठीक है, B इक्वल टू V अपॉन N। तो L ये हो गया वॉल्यूम लीटर में और N मोल, तो लीटर मोल इनवर्स में आएगी B की वैल्यू। और ये जो अट्रैक्शन फैक्टर है AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर ये एक्चुअली प्रेशर को बताता है। तो P इक्वल टू AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, तो A इक्वल टू PV स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। तो A की वैल्यू जो है इस तरह से आएगी लीटर ATM लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 इनवर्स में। तो इस तरह से ये A और V की वैल्यूज़ हैं। आपको सीरीज मिल जाएगी A और V की वैल्यूज़ की डिफरेंट गैसेस के लिए उनको। तो अगर हम इन वैल्यूज़ की दे रखी हों और आपको पूछा गया हो डेविएशन का ऑर्डर क्या होगा, लिक्विफिकेशन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो आप इन A और V को अच्छी तरह कंपेयर करके गैस के बिहेवियर को बता सकते हैं। तो ये था हमारा कुल मिला के आज एक वान डेर वाल्स कांस्टेंट और उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये एंड करते हैं अब हम इसको।